तो गाइस, कल मैंने जय भीम फिल्म पर अपने विचार, अपने थॉट्स आप लोगों के सामने रखे। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, लाइक किया है या कमेंट भी करके मुझे बताया है। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय भीम फिल्म्स के बारे में सोशल मीडिया पर अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक सीन है उसमें, उसको लेकर यह कंट्रोवर्सी है और उस सीन को फिल्म से हटाने की मांग हो रही है। कंट्रोवर्सी क्या है, ये इस पर बात करेंगे। कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुझे उस फिल्म में जो सीन अच्छे लगे, क्योंकि कल के वीडियो में बहुत सारी बातें मैं नहीं कर पाया, खासकर उन सीन्स के बारे में जो मुझे अच्छे लगे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। इस वजह से मैंने उस पर बात करना टाल दिया और अब इस वीडियो में हम उन सभी सीन्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला सीन जिसके बारे में मेरे कल के वीडियो भी मैंने बताया था कि फिल्म का जो ओपनिंग सीन था, कि जाति को लेकर करप्शन हो रहा है, जाति पूछ कर कैदियों को छोड़ दिया जा रहा है और जिन कैदियों की, जो कैदी अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, वर्ण व्यवस्था में शूद्र माने जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, खासकर एससी और एसटी के, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो कैदी जेल से बाहर आ रहे हैं, उन्हें दूसरे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उनके ऊपर दूसरे चार्जेस किए जा रहे हैं जो उन्होंने किया नहीं है, जो क्राइम उन्होंने नहीं किया है। पहले भी जो उन्होंने क्राइम नहीं किया था, इसकी वजह से उन्हें जेल हुई थी और जेल के बाहर आने के बाद भी फिर एक बार उन्हें दूसरे इल्ज़ाम में, फर्जी इल्ज़ाम में फंसाया जाता है। तो ये जाति को लेकर करप्शन वाला पहला सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ओपनिंग सीन अगर कोई है तो वो ये है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिल्म किस ओर जाने वाली है, क्या कहानी है, क्या दिखाया गया है फिल्म में, ये आप उस ओपनिंग सीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा जो सीन मुझे सबसे अच्छा लगा यानी अंदर से आदमी जो है वो टूट सा जाता है एकदम। मैंने कल भी कहा था कि जब पुलिस वाले राजा कन्नू, उसका भाई और उसके दोस्त की जब पिटाई करते हैं, उस वक्त जो उनके वो सीन है, उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग है, बहुत ही दमदार एक्टिंग है। अगर आपने काला फिल्म देखी होगी तो उसमें लेनिन का रोल जिसने किया है, रजनीकांत के एक बेटे का रोल जिसने किया है, उसी ने इस फिल्म में राजा कन्नू नाम के एक आदिवासी व्यक्ति का रोल किया है। तो उनको जब पुलिस स्टेशन में उनकी पिटाई होती है और वो दर्द जो उनके चेहरे पर झलकता है, वो बहुत अंदर से आपको तोड़ देता है। तो वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन एक्टिंग, बहुत अच्छी फ्रेमिंग, डायरेक्शन और जो पुलिस ब्रुटैलिटी है, पुलिस स्टेशन के अंदर लोगों को किस प्रकार से मारा जाता है, उनके साथ बेरहमी से मार पिटाई की जाती है, तो उसका बहुत ही सही प्रकार से चित्रण उस सीन में किया गया है। जब भी वो सीन आता है तब मैं अंदर से तो एकदम जैसे मानो उस दर्द को मैं महसूस कर रहा था। तो ये दूसरा सीन हो गया। तीसरा सीन मुझे जो सबसे अच्छा लगा और जिसको देखने के बाद आंखें नम हो गई, आंखों में पानी आ गया, आपके भी आंखों में शायद पानी आ गया होगा, कि वो एक सीन है जब राजा कन्नू को बहुत पुलिस वाले मारते हैं, पिटाई करते हैं। उसके बाद वो बाहर उसको छोड़ दिया जाता है खाना खाने के लिए। उसकी जो पत्नी है वो उसे खाना खिलाती है अपने हाथ से, और वो इतना दर्द होता है, इतनी उनकी पिटाई होती है राजा कन्नू और उनके दोस्तों की, कि वो राजा कन्नू अपना मुंह तक नहीं खोल पाते। जब वो खाना, उनकी पत्नी उनको खाना खिलाती है, तब वो निवाला भी बाहर आ जाता है, यानी दर्द के मारे उनका शरीर चूर चूर हो चुका है और वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सीन देखने के बाद आंखों में पानी आ गया, आंखें नम हो गई। ये बहुत बेहतरीन पिक्चराइजेशन, बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म की एक्टिंग जिसे कहते हैं वो ये है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लेनिन, जो काला फिल्म में लेनिन है, या जय भीम फिल्म में राजा कन्नू जो है, वो इस साल का नेशनल अवार्ड ज़रूर जीत लेगा। और हो सकता है मेरा अनुमान है कि ये इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेज दिया जाएगा भारत की तरफ से, इतनी बढ़िया फिल्म वो बनाई गई है। उसके बाद आता है एक सीन जहाँ पर
वो जो चंद्रू नाम का वकील है वो अपना वकालतनामा लिख लेता है और उस राजा कन्नू की पत्नी को कहता है कि आप यहाँ पर साइन कीजिए। तब वो कहती है कि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, मैं साइन नहीं कर सकती। तो फिर वो अपना उसका अंगूठा लेता है और अंगूठा जो है वो उस पेपर पर वकालतनामे पर लगा देता है। और फिर वो बाहर आता है अपने केबिन से, और राजा कन्नू की जो बेटी है वो स्लेट पर, यानी जो मराठी में पाठी बोलते हैं, हिंदी में तख्ती बोलते हैं शायद, स्लेट जो होता है उस स्लेट पर लिख रही होती है। तो वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ जहाँ अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें बड़ा होने का एक अवसर दे रहे हैं या उनको प्रेरणा दे रहे हैं। अनपढ़ माँ बापों ने ही या कम पढ़े लिखे माँ बापों ने ही जब संविधान लागू हुआ उसके बाद संविधान के अधिकारों का उपयोग करके उन्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, प्रोफेसर बनाया, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर उन्हें पहुंचा दिया। यहाँ तक कि देश का राष्ट्रपति जो है वो भी एक अनपढ़ परिवार के माँ बाप ने अपने बच्चे को बना दिया है। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति रह चुके KR नारायणन इनकी। उनके वो भी शेड्यूल कास्ट से आते थे और उनकी भी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। वो भी बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे थे और उसमें इस पूरे स्ट्रगल में उनके माता, उनके पिताजी और उनके पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो ये रहा है कि संविधान के अधिकारों का उपयोग करके अनपढ़ माँ बापों ने अपने बच्चों को उस लायक बनाया कि वो जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर सके। और अभी की परिस्थिति अलग है। अब संविधान कहने के लिए है, लेकिन आम तौर पर अभी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें संविधान के विरोध में हो रही हैं। तो वो एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा कि प्रेरणा देने वाला एक सीन था। उसके बाद जो दूसरा एक आखिरी सीन मैं कह सकता हूँ कि न्याय मिलने का तो सीन ठीक ही रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले जो पुलिस वाले राजा कन्नू के पत्नी को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ा पुलिस अधिकारी ये कह रहा था कि मैं आपको जितने चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ, दिला सकता हूँ, आप इस केस को वापस लीजिए। तो राजा कन्नू की पत्नी ये कहती है कि ठीक है, इस पैसे से मैं अपने बच्चों को शिक्षा तो दे पाऊंगी या अच्छा जीवन तो दे पाऊंगी, लेकिन जब वो मुझे पूछेंगे कि इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए, तब मैं उन्हें क्या कहूँगी? क्या तब मैं उन्हें ये कहूँ कि ये पैसे मुझे उनके पिता के कातिलों ने, जिन्होंने उनके पिता की हत्या की है, उन्होंने दिए है? अगर मैं ऐसा कहूँगी तो उन पर क्या बीतेगी और उसके बाद उनके मन में, उनके नज़रों में मेरी क्या इज्जत रहेगी? और फिर वो कहती है कि ये लड़ाई पैसे की नहीं है बल्कि हमारे स्वाभिमान की है। हम हमारे स्वाभिमान को बेच नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो ये स्वाभिमान की लड़ाई, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई, राष्ट्रपिता, आधुनिक भारत की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी, पेरियार रामास्वामी, उसके बाद लिंगायत धर्म के संस्थापक बसवन्ना, इनके द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर हो, अन्ना भाऊ साठे हो या ललई सिंह यादव हो, तो इन लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। और स्वाभिमान को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में बेचा नहीं जा सकता या उस स्वाभिमान को कम नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छा सीन था, प्रेरणा देने वाला सीन था। अंदर से एकदम मैं तो गदगद हो गया राजू कन्नू की पत्नी जब ये कहती है कि हम हमारे स्वाभिमान को नहीं बेच सकते। ये बात हमारे नेताओं को भी समझ में आनी चाहिए कि एक आदिवासी लड़की या आदिवासी औरत जो जब अपने स्वाभिमान के लिए इतना संघर्षशील है तो हमें भी अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना चाहिए। खैर, एक अलग बात है, उनको समझ में आएगा नहीं आएगा एक अलग मामला है। लेकिन अब बात करते हैं उस सीन की जिसको लेकर कल से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी का विषय ये है, एक सीन है कि जहाँ पर प्रकाश राज जो एक आला अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वो
एक ज्वेलर के पास जाते हैं जिसको ये पता है कि चोरी के गहने कहाँ है, या उसको पता होता है किसने चुराए। तो वो प्रकाश राज उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि बताओ सच्चाई। तो वो हिंदी में बात करता है। हिंदी में जैसे ही बात करता है, प्रकाश राज उसको एक स्लैप लगा देते, एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि हिंदी में नहीं तमिल में बोलो। तो इस बात को लेकर ये कंट्रोवर्सी हो रही है कि हिंदी में नहीं बोलना है, तमिल में बोलना है। और इसीलिए ये मांग खासकर उत्तर भारत के लोगों की तरफ से उठाई जा रही है कि इस सीन को फिल्म से हटाया जाए। भाई ये कितना कंट्रोवर्शियल मामला है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हर एक भारत ऐसा एक स्टेट है, मल्टी लैंग्वेज स्टेट कहा जा सकता है, बहुभाषी भारत है। भारत में अलग अलग राज्य में भाषा है, एक राज्य की भी अपनी कोई एक भाषा नहीं है। हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में भाषा बदलती है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो महाराष्ट्र में मराठी भी जो है वो हर पूरे महाराष्ट्र में नहीं बोली जाती, अलग अलग कोंकणी बोली जाती है। उसके अलावा विदर्भ की बात करें तो वरारी बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाएं हैं, हर ज़िले की ऐसा कहा जाता है कि एक अपनी अलग भाषा है। तो इस लिहाज से हिंदी में वो बोल रहे हैं, वो तमिलनाडु में रह रहे हैं और तमिलनाडु में अपना बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी वो हिंदी में बोल रहे हैं। तो इस वजह से उनको शायद वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो इस बात को लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। और कंट्रोवर्सी करने के लिए फिल्म में दूसरी कोई बात नहीं है। जो भी दिखाया है वो सभी की सभी सच्चाई है। एक्चुअल में वो फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म ही नहीं बल्कि भारत में जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने कल भी बताया कि पुलिस ब्रुटैलिटी हो, ये अभी भी हो रहा है। अभी भी कल परसों की बात है कि अरुण वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में पुलिस की पिटाई की वजह से मौत हो गई। तो ये कोई बहुत 20-30 सालों पहले की बात नहीं है। आज भी देश में ऐसे ही हो रहा है और हर किसी के साथ में हो रहा है। ऐसे नहीं है कि केवल आदिवासी है या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या मुस्लिम है उनके साथ ही ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हर किसी के साथ में, हर निचली जाति के साथ में ऐसा हो रहा है। और ये कंट्रोवर्सी है। फिलहाल कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ मामला इतना नहीं है। केवल उत्तर भारत के कुछ लोग आहत हुए हैं और वो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है ये मुझे बताइए। आपको मैंने जो अभी सीन्स बताए हैं, जो मुझे अच्छे लगे, जिसको देखने के बाद मैं अंदर से हिल गया या गदगद हो गया, ये मैंने आपको बताया। आपको कौन से सीन अच्छे लगे, कौन से डायलॉग आपको अच्छे लगे, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।